नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। संपूर्ण भारत में हम आपको दिखाएंगे देश के हर कोने की बड़ी खबरें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, हर राज्य से क्या है बड़ी खबर, देखिए संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत की शुरुआत आज हम करेंगे मशहूर गजल गायक पंकज उधास के निधन के साथ। लंबे वक्त से वे बीमार चल रहे थे। पंकज उधास 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, जिसे एक अपूर्णीय क्षति अब माना जाएगा। तो मशहूर गजल गायक पंकज उधास अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबे वक्त से पंकज बीमार चल रहे थे। 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। संगीत जगत के लिए इसे अपूर्णीय क्षति के तौर पर माना जाएगा। बहुत छोटी उम्र से ही संगीत की साधना उन्होंने शुरू कर दी थी। 72 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मशहूर गजल गायक हैं पंकज उधास, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी बेटी ने इस बात की जानकारी साझा की। बहुत ही अर्ली एज से, बहुत ही जल्द में उन्होंने अपने गायन की शुरुआत की थी, जिसे संगीत उद्योग में, संगीत जगत में एक अपूर्णीय क्षति के तौर पर जाना जाएगा। तो मशहूर गजल गायक पंकज उधास का निधन। लंबे वक्त से पंकज बीमार चल रहे थे, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। अपूर्णीय क्षति है ये एंटरटेनमेंट जगत के लिए, संगीत जगत के लिए। एक महान हस्ती, एक विलक्षण प्रतिभा, एक अद्भुत आवाज, जो अब हमारे बीच नहीं रही। नाम फिल्म का वो गाना चिट्ठी आई है, जिसे आज भी लोग बड़े ही चाव से सुनते हैं। इसे गाने वाले पंकज उधास अब हमारे बीच नहीं रहे। तो लंबे वक्त से बीमार थे। उनकी बेटी ने इस बात की जानकारी दी। अब 72 साल की उम्र में पंकज उधास का निधन हुआ। तो कई गजलें जो अभी भी कर्णप्रिय जिसे कहा जा सकता है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं कि कर्णप्रिय गजलें पंकज उधास ने सभी को दी। उनकी सुरीली आवाज का जादू सभी के सिर चढ़ बोलता था। चिट्ठी आई है, वो गाना, वो गजल सभी के मन में, यूं कहें कि जो अप्रवासी भारतीय थे, उसमें बहुत ही प्रचलित हुआ था। और अब हमारे बीच नहीं रहे मशहूर गजल गायक पंकज उधास। उनकी पुत्री ने इस बात की जानकारी साझा की। 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। शोक की लहर, विलक्षण प्रतिभा के धनी, सुरीली आवाज के धनी पंकज उधास अब हमारे बीच नहीं रहे। गजल सम्राट उन्हें कहा गया, पद्मश्री उन्हें मिला। और देखिए किस तरीके से साल की उम्र में निधन हुआ। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज का दिन रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक बताया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और 1500 रोड ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिज की आधारशिला रखी।
इसके अलावा पीएम ने उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का भी उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अभी तो इस सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत जून से शुरू होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम हो रहा है वह सबको हैरत में डालने वाला है। आप सभी की उपस्थिति में आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। खुशी है ये जो अमृत भारत स्टेशन है, विरासत और विकास दोनों के प्रतीक होंगे। जैसे ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान जगन्नाथ मंदिर की थीम पर डिजाइन किया गया है, सिक्किम के रंगपो रेलवे स्टेशन पर आप लोगों को स्थानीय वास्तुकला का प्रभाव दिखेगा। राजस्थान का सांगनेर रेलवे स्टेशन 16वीं शताब्दी की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को दर्शाता है। तमिलनाडु के कुंभकोणम स्टेशन का डिजाइन चोल काल के वास्तुकला पर आधारित है। से दुनिया को परिचित कराएगा। इन स्टेशनों के निर्माण में दिव्यांगों और बुजुर्गों उनकी सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मिजोरम के दौरे पर हैं। धनखड़ आज मिजोरम विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित करेंगे। मिजोरम विधानसभा को संबोधित करने वाले विदेश के दूसरे उपराष्ट्रपति होंगे। इसके पहले पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 10 मार्च 2022 को मिजोरम विधानसभा को संबोधित किया था। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति धनखड़ मिजोरम विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे और पिछले सत्र में विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातकों को मेडल साथ ही प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तमाम तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी संकल्प समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नड्डा के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की गई और विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाई गई। गृहमंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर दमन द्वीप पहुंचे, जहां उनका एयरपोर्ट पर प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक की गई है। इसमें अमित शाह शामिल हुए। नफे सिंह राठी के समर्थकों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ। पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हत्या की जांच के लिए 2 डीएसपी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। आज नफे सिंह राठी का पोस्टमार्टम होना है, लेकिन परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। जो एफआईआर है, जो शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 डीएसपीओ की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। 2 डीएसपीज जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं और शीघ्र हम इनको ट्रेस करेंगे, जो भी इसमें हमला करने वाले हैं उनको। ये जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर, तो उस पर उनकी गाड़ी आके रुकी है और उसके बाद दूसरी गाड़ी जो है वहाँ पर आई है और उसने फायरिंग की। अभी तक जो आया है कि 4 हमलावरों का पता चला है, बाकी आगे भी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जो भी और भी होंगे तो
नफेर सिंह हत्याकांड पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी। इस हत्याकांड के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर असम से। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जीवित हूं, मैं असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा। जब तक हेमंत बिस्वा शर्मा जीवित है, ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आपको राजनीतिक रूप से चुनौती देता हूं। मैं इस दुकान को 2026 से पहले बंद कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, साइलेंट प्लीज माननीय अध्यक्ष महोदय, এইটো যে মই পিন্ধিছো মোৰ নিজৰ কল্যাণৰ কাৰণে পিন্ধিছো। যোনে দিছে পইচা লৈছে নে নাই প্লিজ এক মিনিট প্লিজ ওকেল গগৈ মাননীয় অধ্যক্ষ আহিব মহোদয়, অনাহকত কুৱেশ্যন নকৰোঁ মানে নক্সাল ট্ৰেইনিং কেম্প আৰু এছেম্বলিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো থাকিব লাগে। অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো মই পিন্ধিছো, এইটো মই কাকো এক্সপ্লইট কৰিবৰ কাৰণে পিন্ধা নাই। মোৰ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के लोग आए हैं, कह रहे हैं कि हम इस्लाम में सुधार लाएंगे। नहीं, आप सुधार नहीं लाना चाहते। भारत की संस्कृति क्या है बता दें कि ओवैसी ने बिहार में भी अकेले लड़ने का फैसला किया है। AIMIM ने किशनगंज से अख्तरुल ईमान को लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। नहीं लाना चाहते। CAA से कुछ नहीं होता। अरे तुम्हारे को CAA की सी नहीं आती, तुम्हारे को CAA का फुल फॉर्म नहीं मालूम, तुमको NRC NPR नहीं मालूम। नहीं, मस्जिद पे बातचीत हो। अब यूं आए हैं बीजेपी के लोग, नहीं हम इस्लाम में रिफॉर्म लेकर आएंगे। अरे तुम रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हो, तुम हिंदुत्व को लागू करना चाहते हो। तुम भारत की तहजीब क्या है? इसकी भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर लोग कई मजहब को मानते हैं, कोई खुदा को भी नहीं मानते। ये मुल्क ऐसा जहां पर एक जबान नहीं, हजारों जबानें बोली। संपूर्ण भारत में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे कुछ और राज्यों की खबरों के साथ। वेलकम बैक। संपूर्ण भारत में अब बात होगी पश्चिम बंगाल की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई शुरू की। अदालत में सुनवाई के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और बंगाल के 2 मंत्रियों की टिप्पणी पर भी बात हुई। सीजे ने कहा कि हम रजिस्ट्री को अखबार में सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश देंगे क्योंकि शाहजहां शेख लापता है। हाईकोर्ट जज ने कहा कि वह स्पष्ट करेंगे कि शाहजहां के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है, जैसा कि टीएमसी नेताओं ने दावा किया है। चलिए बात करते हैं दिल्ली के तुगलक लेन में धोबी घाट इलाके में आवारा कुत्तों के कथित हमले में 2 वर्षीय एक बच्चे की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि घटना शनिवार शाम करीब 6 बजे की है। घटना के समय बच्ची अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी 4 से 5 कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया। कुत्ते बच्ची को 100 से 150 मीटर तक घसीट कर ले गए, उसे मार डाला। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस की जांच जारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज धोबी घाट इलाके पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पूरे परिवार को ढांढस बताया। पीड़ित परिवार से इस मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि आवारा कुत्तों का खुलेआम रिहायशी इलाकों में घूमना बेहद गंभीर मामला है। एनडीएमसी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस समस्या का तुरंत समाधान करें। बच्चों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को आज 1 साल हो गया है। विधानसभा में आप विधायकों ने खड़े होकर पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को सलाम किया।
विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बात रखी और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पहुंचे अरविंद केजरीवाल, जहां पर बापू स्मारक पर पहुंचे और नमन किया। फिलहाल वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौटेंगे। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत। विधानसभा में आप विधायकों ने खड़े होकर पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को सलाम किया। विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने वो किया जो कोई सरकार नहीं कर सकी। इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसे लोग आकर सिस्टम को चुनौती देते हैं तो उनके साथ ऐसा अन्याय होता है। बार बार कहते हैं आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान भारत सबसे बड़ा स्कैम है, स्कैंडल है, स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैंडल है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या कहता है? आयुष्मान भारत में ये कहते हैं भाई तेरे को एक कार्ड देंगे, इंश्योरेंस कार्ड। दिल्ली के मुख्यमंत्री का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला हुआ। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को एक फर्जी मामले में 1 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। केंद्र सरकार 1 साल में एक नए पैसे का भी सबूत पेश नहीं कर पाई। मनीष सिसोदिया ने आजादी के 75 साल के बाद गरीबों को एक उम्मीद दी थी कि उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाकर 1 साल से जेल में डाला हुआ है। शराब घोटाले की जांच 1 साल से चल रही है। अब तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाई एजेंसी। साल में गरीबों की केंद्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी का आज 1 साल पूरा होता है। इस 1 साल के अंदर केंद्र सरकार कोर्ट में एक नए पैसे का भी सबूत पेश नहीं कर पाई और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो ये बात बार बार निकल के आई जब जज साहब ने भी कहा कि केंद्र सरकार के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई केस नहीं है, तो पूरा झूठा केस है। मनीष सिसोदिया जी ने 75 साल के बाद 75 साल में गरीबों की शिक्षा प्रणाली इतनी खराब हो गई थी, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। 75 साल के बाद उन्होंने गरीबों को एक उम्मीद दी थी कि उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है, उनके बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिल सकता है। मनीष सिसोदिया जी ने गरीबों के बच्चों को सपने देखने का अधिकार दिया था। ऐसे व्यक्ति को झूठे केस में फंसाकर आज 1 साल से जेल में डाला हुआ है। केजरीवाल ने ईडी के 7वें समन पर ईडी के समक्ष पेश न होने पर बयान दिया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि वो चाहते हैं कि हम गठबंधन का हिस्सा न रहें। जब ईडी खुद कोर्ट गई है तो क्या उन्हें कोर्ट पर भरोसा नहीं है? कोर्ट के आदेश का इंतजार करें। समन पर समन भेज रहे हैं। कई जगह से संदेश आए हैं। उनका उद्देश्य है कि हम गठबंधन तोड़ दें। हम गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। जाए अभी गठबंधन, जब ईडी खुद ही कोर्ट गई हुई है तो क्या ईडी को, केंद्र सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए ना। वो खुद ही कोर्ट गए हैं तो कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट के आदेश का वेट करें। वो कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके हिसाब से कर लेंगे। कोर्ट कहेगा भी जाओ तो जाएंगे। अब कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है और साथ में समन पे समन भी भेजे जा रहे हैं, तो उनका मकसद बेसिकली ये है। इनफॉर्मली कई जगह से मैसेज आए हैं भाई गठबंधन तोड़ दो, गठबंधन नहीं तोड़। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के समन पर न पहुंचने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कुछ न कुछ शराब घोटाले के मास्टरमाइंड के मन में है, जिसकी वजह से वे एजेंसियों के सामने जाने से कतराते हैं। कोर्ट ने समन्स को खारिज, अगर 7 समन के बाद आप कह रहे हैं विद्वेषपूर्ण भावना है, तो अभी तक कोर्ट ने इन समन्स को खारिज क्यों नहीं किया? आप कोर्ट चले जाते, समन्स को खारिज करवा देते और एजेंसियों को एक जवाब दे देते कि देखिए खारिज हो गए, अवैध समन्स थे। कोर्ट ने समन्स को खारिज नहीं किया, उल्टा ईडी कोर्ट के पास जाती है और कहती है कि एक पब्लिक सर्वेंट जब उनको समन्स भेजा जा रहा है, जांच में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है, तो समन्स के साथ कोऑपरेट करने के बदले आज किस प्रकार से एजेंसीज के साथ कॉन्फ्रंट कर रहे हैं, इसका आज उदाहरण सामने आया है। और कोर्ट जब एजेंसी पहुंचती है तो कोर्ट कोई भी समन पर स्टे नहीं लगाती। संपूर्ण भारत में अब बात होगी झारखंड की। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
पीएमएलए द्वारा याचिका खारिज होने के बाद सोरेन ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। इधर बिहार में तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का आज 7वां दिन है। अररिया में तेजस्वी यादव का रोड शो हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने खासा उत्साह दिखाई दिया। आपको बता दें, तेजस्वी यादव आज भागलपुर में भी रोड शो का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन अब उनके कार्यक्रम में बदलाव हुआ। अब तेजस्वी यादव भागलपुर नहीं जाएंगे और वे कटिहार में ही रात्रि विश्राम करेंगे। झारखंड में आज कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पार्टी की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थामा। गीता कोड़ा ने झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। गीता कोड़ा राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी हैं। गीता कोड़ा सिंहभूम से सांसद हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन अब केवल अपने परिवार को लेकर साथ चलती है। जहां जनता का हित हो वही रहना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस उनकी नीतियां आज देश हित में नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जिस तरह से वर्गों को बांटने का काम कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं आहत करने वाला है। क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, लगातार जनता के सवाल होते हैं और जनता की बात को ही लेकर के हमने आलाकमान को कई बार अवगत कराया कि ये हमें निर्णय लेना चाहिए राष्ट्र हित में, देश हित में, हमारे राज्य हित में। लेकिन आलाकमान हमेशा मौन धारण कर लिया और किसी भी सवाल का जवाब उनके तरफ से नहीं मिला। तो ऐसे में हम लोग कैसे क्षेत्र का विकास करें या जनता समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हम लोग कैसे काम करें। तो आदरणीय मोदी जी जिस तरह से सभी वर्गों को साथ लेकर के चल रहे हैं, जिस तरह से आज पूरे विश्व में उनके नेतृत्व को लोहा लोग मान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके ही नेतृत्व में हमारे झारखंड का विकास होगा, देश का विकास होगा। बात उत्तर प्रदेश की। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष के पूजा करने के अधिकार को बरकरार रखा। आपको बता दें कि पूजा बहाल करने का आदेश वाराणसी जिला अदालत ने दिया था। इसके बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूजा पर स्टे लगाने की बात भी कही गई थी। इधर किसान आंदोलन का 14वां दिन आज रहा। देश भर हाईवे पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सिद्धू और गाजीपुर टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को तेज किया। हरियाणा के करनाल में किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक बार फिर से ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान सेक्टर 12 में इकट्ठे हुए और उसके बाद वे सभी नेशनल हाईवे की तरफ ITI चौक पर पहुंचे। इसके बाद ट्रैक्टरों का काफिला नेशनल हाईवे के गणेश्वरम मंदिर पर जा पहुंचा। ये ट्रैक्टर मार्च 3 से 4 किलोमीटर लंबा था, जिसमें अलग अलग जगहों से किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे, जिसमें किसानों ने सरकार के खिलाफ नेशनल हाईवे पर बैठकर नारे भी लगाए। हालांकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। किसान आंदोलन को लेकर सिंघू बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग की गई थी। इसी को लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने नेशनल हाईवे 44 पर कुंडली और सिंधु बॉर्डर पर सर्विस लेन को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया, जिससे लोगों को काफी राहत भी मिली और स्थानीय लोग खुश दिखाई दिए। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, आगे भी संपूर्ण भारत सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। अब बात करते हैं संपूर्ण भारत में उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर आधारित फिल्म आर्टिकल 370 का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने और भ्रष्टाचार को मिटाने पर आधारित फिल्म है ये। वहां की तत्कालिक परिस्थिति को समाज के सामने लाने का सार्थक प्रयास है। मुख्यमंत्री ने फिल्म के निर्देशक के साथ ही अन्य कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर देश की मुख्य धारा से जुड़ा है और विकास के नए आयाम राज्य में स्थापित कर रहा है। फिल्म आर्टिकल 370 के अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, अनिल नौटियाल मौजूद रहे।
राजधानी देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। ये बजट सत्र 1 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से हुई है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी सदन में मौजूद रहे। राज्य सरकार 27 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। इसके बाद सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। लक्सर में महाराजा भागीरथ विशाल सैनी सभा की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी और कमलेश सैनी ने शिरकत की। समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विक्रम सिंह सैनी और कमलेश सैनी ने कहा कि कोई भी समाज शिक्षा के बिना तरक्की नहीं कर सकता। सैनी समाज हमेशा राष्ट्रभक्त होने के साथ साथ समाज के हर तबके के सुख दुख में भागीदारी सुनिश्चित करता है। लक्सर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दलील नेताओं ने भले ही अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने कार्यालय खोलकर चुनाव प्रचार की शुरुआत जरूर करी। हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय के तौर पर दावेदारी ठोक रहे पवन कश्यप ने लक्सर में अपना चुनाव प्रचार और चुनाव कार्यालय खोल दिया। चुनाव प्रचार का श्री गणेश भी किया। इस मौके पर कश्यप ने कहा कि हरिद्वार की जनता पिछले 10 सालों से विकास के लिए तरस रही है। उन्होंने मौजूदा सांसद से जनता से वोट की अपील की। जो वादे किए थे उन पर खरे वे नहीं उतरे, ये तमाम बातें समझाई। हरिद्वार की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और जनता के अनुरूप विकास के मुद्दों के साथ मैदान में वे उतर रहे हैं। देहरादून में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी शुरू हो गया। विधानसभा के बाहर आप नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र आनंद ने खुद को अर्धनग्न कर मौके पर मौजूद पुलिस ने प्रदर्शन करे नेता को रोकने की कोशिश की। नेता को हिरासत में भी लिया गया। और इसी के साथ संपूर्ण भारत में अभी के लिए बस इतना ही।